रात होते ही ससुराल की रसोई बनी देवरानी का फास्ट फूड सेंटर। श्रुति और अंजलि के सास ससुर गायत्री और देव और पति चिन्मय और दक्ष सुबह सुबह अपने किराए के घर के डाइनिंग हॉल में बैठे नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं। तभी श्रुति अपनी जेठानी अंजलि के साथ किचन से गर्मा गर्म वेज रोल और बर्गर लाती है और दोनों देवरानी जेठानी मिलकर पूरे परिवार को सर्व करती हैं। नाश्ते में फास्ट फूड देखकर सबके दिल खिल उठते हैं। कभी वेज रोल, कभी बर्गर, कभी पिज्जा। छोटी बहू, तुमने इतना अच्छा फास्ट फूड बनाना सीखा कहाँ से? हर बार स्वाद बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा होता है। स्कूल में मैं हमेशा लंच टाइम में कैंटीन वाली आंटी के पास उनके कैंटीन में चली जाती थी। उन्हीं से मैंने फास्ट फूड बनाना सीखा। वो सबसे बेस्ट फास्ट फूड बनाती थी। तभी अंजलि देखती है कि उसका बेटा दर्शन डाइनिंग हॉल में नहीं है। दर्शन कहाँ है? वो भी नाश्ता कर लेता, उसे तो ये सब बहुत पसंद है। लवाया था, वो दर्शन को अपने घर ले गया है साथ खेलने के लिए। तभी रोता हुआ दर्शन भागकर हॉल में आता है और अंजलि से लिपट जाता है। मम्मा, मैंने लव का टॉय नहीं तोड़ा, मैं सच बोल रहा हूँ। वो सभी कुछ समझ पाते उससे पहले ही उनका अमीर पड़ोसी जयराज भी बहुत गुस्से में अपने बेटे लव को लेकर वहां आ धमकता है। तुम्हारा बेटा झूठ बोल रहा है, खिलौना इसी ने तोड़ा है। दोनों साथ में टॉय ट्रेन से खेल रहे थे और फिर अचानक इसने दीवार में मारकर टॉय ट्रेन तोड़ दी। नहीं मम्मा, मैंने ऐसा नहीं किया। लव ने टॉय ट्रेन दीवार में मारकर तोड़ी। अंकल झूठ बोल रहे हैं। तभी दरवाजे से एक और शख्स की एंट्री होती है, विजय की, जो कि कॉलोनी का सबसे अमीर और घमंडी व्यक्ति है और अंजलि का पड़ोसी भी है। अरे गरीबों के बच्चे ऐसे ही होते हैं, बिल्कुल अपने माँ बाप की तरह मक्कार और झूठे। खिलौना खुद तोड़ा है और इल्जाम लव पर लगा दिया है। इनकी तो फितरत ही ऐसी होती है। विजय की बातें सुनकर गायत्री कुर्सी से उठकर दर्शन के पास आकर उसका हाथ पकड़ती है। क्यों झूठ बोलता है तू? और दर्शन को एक जोरदार तमाचा जड़ देती है। चल तुझे मैं सबक सिखाती हूँ। और फिर दर्शन का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए हॉल से अपने कमरे की तरफ ले जाती है। जयराज अपने बेटे लव को लेकर वहां से चला जाता है। उन दोनों के पीछे पीछे विजय भी चला जाता है। उन तीनों के जाते ही अंजलि, श्रुति, दक्ष, चिन्मय और देव गायत्री के कमरे में भागते हैं। अपनी माँ अंजलि को देखते ही दर्शन भागकर उसके पास जाता है और उसके गले लग जाता है। मम्मा, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कोई खिलौना नहीं तोड़ा, वो लव ने खुद तोड़ा था। तभी गायत्री आगे आकर दर्शन को अपनी गोद में उठा लेती है। हाँ बेटा, मैं भी जानती हूँ तूने ऐसा कुछ नहीं किया है, तू सच बोल रहा है। लेकिन इन अमीरों के सामने हमारी कहाँ चलने वाली है। बात ज्यादा ना बढ़ जाए इसलिए मैंने सारा दोष तुझ पर मढ़ दिया और तुझे मजबूरी में थप्पड़ मारना पड़ गया। मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे। इतना कहकर गायत्री दर्शन को अपने सीने से लगा लेती है। पूरा परिवार बेबसी से एक दूसरे को देख रहा होता है। उन सबके सामने दोनों देवरानी जेठानी तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन जब दोनों दोपहर का खाना बनाने के लिए रसोई में आती हैं तो आलू छीलते हुए अंजलि का दर्द बाहर आ जाता है। भगवान भी अजीब हैं देवरानी जी, जिसे देता है 10-10 होटल दे देता है और 5-5 फैक्ट्रियां दे देता है, और जिसे नहीं देता तो कुछ भी नहीं देता, जैसे कि हम। और फिर हम जैसे गरीबों को किराए के मकान में रहना पड़ जाता है। ये भी कोई जिंदगी? अमीरों से डरकर अपने ही बच्चों पर हाथ उठाना पड़ता है। तभी आटा गूंथते हुए श्रुति अपनी जेठानी की बात का जवाब देती है। देखो जेठानी जी, एक दिन में कोई इतना अमीर नहीं बनता, सालों की मेहनत होती है। अगर हम भी मेहनत करें और सही जगह इन्वेस्ट करें तो हम भी अमीर बन सकते हैं। किस्मत के भरोसे बैठने या रोने से कुछ नहीं होगा। इतना बोलकर श्रुति अपनी जेठानी को गले से लगा लेती है। तुम ठीक कहती हो देवरानी जी, हम आज ही पापा से इस बारे में बात करेंगे, शायद वो हमारी बात मान जाए। एक दूसरे को समझते हुए दोनों देवरानी जेठानी सब्जी, रोटी और दाल चावल बनाकर डाइनिंग हॉल में बैठे अपने पूरे परिवार को सर्व करती है। अंजलि अपने बेटे दर्शन को रोटी खिलाते हुए अपनी देवरानी का नया बिजनेस करने का आइडिया बताती है। बहू, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि हम नया कारोबार शुरू कर सके। कोई भी कारोबार शुरू करने में बहुत पैसा लगता है। हाँ भाभी जी, मम्मी सही कह रही हैं। हम बड़ा कारोबार शुरू नहीं कर सकते, हमारी इतनी हैसियत नहीं है। इस घर का किराया भरकर हम 2 वक्त की रोटी खा लेते हैं, वही बहुत बड़ी बात है। बड़ा कारोबार शुरू नहीं कर सकते तो छोटा तो शुरू ही करते हैं। कपड़े की दुकान खोलते हैं या एक छोटा सा रेस्टोरेंट या छोटा सा फूड स्टॉल ही लगा लेते हैं। शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी होगी। हाँ, देवरानी जी को बहुत अच्छा फास्ट फूड बनाना भी आता है, तो देवरानी जी और मैं मिलकर फास्ट फूड बेचना शुरू कर देते हैं। अंजलि की बात सुनते ही उसका ससुर देव रोटी का निवाला तोड़ते हुए रुक जाता है। क्या मेरे खानदान की बहुएं लोगों के झूठे कप और प्लेट धोएंगी? मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगा। हम अमीर जरूर हैं, लेकिन समाज में हमारी इज्जत है। अपने ससुर का फैसला सुनकर दोनों देवरानी जेठानी निराश होकर बेबसी से एक दूसरे का मुंह देखती रह जाती हैं। लेकिन शाम को जब वो दोनों सब्जी मंडी से सब्जियां खरीदकर पैदल ही घर आ रही होती हैं तो रास्ते में अपनी अपनी बेबसी छुपा नहीं पाती।
ये मिडिल क्लास होना भी किसी श्राप से कम नहीं है देवरानी जी। हमारे पास ना तो करोड़ों हैं कि हम कोई बड़ा बिजनेस शुरू कर सके, और छोटा बिजनेस शुरू करने में हमें शर्म आती है। हम तो बस बीच में लटके हुए हैं। हाँ जेठानी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। सुबह कमाना, शाम को खाना और फिर अगले दिन फिर कमाने की तलाश में निकल जाना, यही है हमारी जिंदगी, क्योंकि हमारी सोच इससे ऊपर जा ही नहीं सकती। दोनों देवरानी जेठानी अपनी बेबसी जाहिर करते हुए घर की तरफ आ रही थी कि तभी अंजलि का गला सूख जाता है। देवरानी जी, मुझे प्यास लग रही है, कहीं रुककर पानी पी लेते हैं। दोनों देवरानी जेठानी सड़क के किनारे एक टी स्टॉल के पास रुकती हैं। टी स्टॉल के पास रखे मटके से अंजलि पानी निकालकर पीने लगती है और उसकी देवरानी श्रुति वहीं बैठे चाय पी रहे निखिल, रवि और सोनू की बातें सुनती है। यार, इस शहर में रात भर जागकर पढ़ने वाले हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए रात में फास्ट फूड ढूंढना कितना चुनौती भरा काम है ना। रात के 12 बजे के बाद यहाँ कुछ मिलता ही नहीं है। पानी पीने के बाद दोनों देवरानी जेठानी घर की तरफ लौट जाती हैं। तब तो श्रुति ने अपनी जेठानी से कुछ नहीं कहा और ना ही रसोई में डिनर बनाते हुए। लेकिन अगली सुबह जब श्रुति रसोई में अपनी जेठानी के साथ फ्रेंच फ्राइज बना रही थी, तब उसकी जेठानी उन लड़कों की बात छेड़ती। देवरानी जी, कल उन लड़कों की बातें सुनी थी तुमने? हाँ जेठानी जी, आपने भी सुनी थी क्या? हाँ, मैंने सुनी थी और मैं ये भी जानती हूँ तुम्हारे मन में क्या चल रहा होगा। लेकिन शायद तुम मम्मी पापा की बातें भूल गई हो। वो कभी तुम्हारे आइडिया के लिए एग्री नहीं होंगे, तो ये आइडिया तुम भूल ही जाओ। जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। हम गरीब हैं और गरीब ही रहेंगे। अरे जेठानी जी, हम गरीब नहीं है, हम मिडिल क्लास हैं। हाँ, वही मिडिल क्लास जो ना गरीबों में आते हैं ना अमीरों में आते, बस दिखावे में जीते हैं। श्रुति के दिमाग में आइडिया घर कर गया था और वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। अगले 2 दिनों तक श्रुति अपनी जेठानी के साथ घर की साफ सफाई करते हुए, खाना बनाते हुए, हॉल में बैठे अपने सास ससुर को चाय देते हुए सिर्फ यही बातें सोचती रही। मैं अपना आइडिया को अंजाम तक कैसे पहुंचाऊं? फिर उसी रात जब श्रुति अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर की तरफ देखती हुई उसी बारे में सोच रही थी, तभी बिस्तर पर लेटा हुआ उसका पति दक्ष उसे टोकता है। पूरा शहर सो चुका है, तुम भी सो जाओ। दक्ष की बात सुनकर श्रुति उसके बगल में आकर लेट जाती है, लेकिन श्रुति की आंखों में नींद नहीं है। श्रुति अपना फोन उठाती है और गूगल पर सर्च करना शुरू करती है। फास्ट फूड रेस्टोरेंट कैसे खोलें? गूगल पर सर्च किया गया एक सवाल श्रुति के सभी सवालों का जवाब बन जाता है। जैसे जैसे फोन की स्क्रीन पर श्रुति अपने सवालों के जवाब पढ़ती है, उसके चेहरे पर एक नई उम्मीद झलकने लगती है। फास्ट फूड रेस्टोरेंट खोलने के लिए फूड लाइसेंस जरूरी होता है क्या? हाँ, और अगर आप जल्दी कस्टमर्स की रीच तक पहुंचना चाहती हैं तो ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर अपने रेस्टोरेंट या क्लाउड किचन को रजिस्टर कर दें। सारी जरूरी जानकारी मिलने के बाद श्रुति का चेहरा खिल उठता है, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है। अगले दिन शाम के समय जब श्रुति अपने जेठानी अंजलि के साथ सब्जी मंडी जा रही होती है, तो टी स्टॉल के पास फिर से उन्हीं लड़कों को बैठे देखती है। दिन में तो मैं अपनी फास्ट फूड रसोई नहीं खोल सकती क्योंकि सास ससुर को एतराज है। फिर से श्रुति उन लड़कों की बात सुनती है तो उसे एक और आइडिया आता है। लेकिन रात में तो खोल सकती हूँ ना, कॉलेज के लड़कों को रात में भी फास्ट फूड चाहिए होता है। अब 2 दिन के भीतर श्रुति अपने फोन से फूड लाइसेंस के लिए अप्लाई करके रसोई की तैयारी पूरी कर लेती है और लाइसेंस मिलते ही ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर अपने फास्ट फूड सेंटर को रजिस्टर भी कर देती है। फिर तीसरे दिन की रात 12 बजे जब पूरा परिवार गहरी नींद में सोया हुआ था, तब श्रुति अपने कमरे में बेड पर सोए हुए अपने पति को देखती है और फिर अपने फोन में टाइम देखती है। टाइम हो गया है ससुराल की रसोई में रात में अपना फास्ट फूड सेंटर शुरू करने का। वो डरते डरते उठती है, धीरे से कमरे का दरवाजा खोलती है और दबे पांव रसोई में पहुंच जाती है। रसोई में पहुंचते ही उसके दिमाग में बस एक ही बात गूंजती है, काम ऐसे करना है कि मेरी चोरी ना पकड़ी जाए, आवाज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वो बहुत सावधानी से धीरे धीरे सब्जियां काटती है, गैस फ्लेम ऑन करती है, फिर वेज रोल तैयार करती है। अभी सिर्फ वेज रोल ही बना कर रखती हूँ, जैसे जैसे ऑर्डर आते जाएंगे मैं और भी चीजें बनाती जाऊंगी। अब श्रुति हाथ में फोन पकड़े बेसब्री से ऑर्डर का इंतजार करने लगती है, लेकिन 1 घंटा बीत जाने के बाद भी एक भी ऑर्डर नहीं आता। अभी तक एक भी ऑर्डर नहीं आया, एक ऑर्डर तो आ जा। शायद किसी को मेरे फास्ट फूड सेंटर के बारे में पता नहीं होगा, पता चलते ही ऑर्डर करेंगे। इंतजार करते करते रात के 4 बज जाते हैं। श्रुति को नींद के झोंके आने लगते हैं और वो रसोई में ही बैठकर सो जाती है। अचानक 4:30 बजे श्रुति की आंख खुलती है तो तुरंत अपना फोन देखती है। 0 ऑर्डर, आज तो एक भी ऑर्डर नहीं आया। मेरी सारी मेहनत बर्बाद चली गई। अब मैं इन वेज रोल्स का क्या करूं? अब श्रुति कुछ देर सोचती है और फिर ये काम करती हूँ, इन्हें पैक करके फ्रिज में रख देती हूँ, सुबह सोचूंगी कि क्या करना है। श्रुति वेज रोल्स फूड बॉक्स में पैक करके फ्रिज में रखकर चुपचाप रसोई साफ करती है और अपने कमरे में जाकर दक्ष के बगल में सो जाती है। फिर सुबह होते ही दर्शन को स्कूल के लिए रेडी करके अंजलि रसोई में आती है तो वहां श्रुति नहीं होती।
अरे क्या बात है, देवरानी जी रसोई में नहीं है? वो हैं कहाँ? ठीक उसी समय अपने कमरे में दक्ष ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर सो रही श्रुति को उठाने की कोशिश करता है। अरे उठो, सुबह हो गई, कब तक सोना है? श्रुति हड़बड़ाती हुई उठती है, बाथरूम में हाथ मुंह धोकर सीधे रसोई में भागती है। क्या बात है देवरानी जी, आज देर तक सो रही हैं? देवर जी ने सोने नहीं दिया क्या? ऐसी बात नहीं है जेठानी जी, बस देर से सोई थी ना इसलिए। श्रुति फ्रिज खोलती है और फ्रिज में रखे वेज रोल्स निकालकर चूल्हा स्टैंड पर रख देती है। रात में कुछ लोग वेज रोल्स बांट रहे थे तो मैं लेने चली गई थी, तो वहीं टाइम लग गया था। अब अंजलि वेज रोल्स गरम करके अपने देवरानी के साथ डाइनिंग हॉल में अपने पूरे परिवार को सर्व करती है। वो सभी खाना शुरू करते ही हैं कि तभी मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। इतना कहकर श्रुति अपने कमरे में चली जाती है। क्या बात है, आज देवरानी जी को बहुत नींद आ रही है। हाँ, कभी कभी शरीर कमजोर हो जाता है और आराम मांगता है। आज देवरानी जी को थोड़ा आराम करने देती हूँ। उस दिन श्रुति दिन भर सोती रहती है और उसकी जेठानी अंजलि ने अकेले ही घर के सारे काम संभाले। फिर शाम को उठकर श्रुति अपनी जेठानी के साथ घर से सब्जी मंडी के लिए निकलती है। सब्जी मंडी से सब्जी लेकर दोनों देवरानी जेठानी घर पहुंचती हैं। फिर रात में भी श्रुति जल्दी जल्दी किचन का काम खत्म करके अपने कमरे में जाकर सो जाती है और फिर रात के 12 बजे उठती है और गहरी नींद में सो रहे दक्ष को देखते हुए। आज तो कोई ऑर्डर पक्का आएगा। श्रुति आराम से दरवाजा खोलकर रसोई में जाती है और धीरे धीरे सब्जियां चॉप करके माइक्रोवेव में पिज्जा बनाकर ऑर्डर का इंतजार करने लगती है। 3 बजे तक एक भी ऑर्डर नहीं आता। तभी श्रुति का फोन वाइब्रेट करता है। मैसेज देखकर श्रुति का चेहरा खिल उठता है। ये मेरा पहला ऑर्डर। अब श्रुति फटाफट पिज्जा बॉक्स में डालकर शांत कदमों से हॉल में होती हुई बाहर जाकर डिलीवरी बॉय को ऑर्डर देकर हॉल का दरवाजा धीरे से बंद करके रसोई में आ जाती है। लेकिन उसके बाद सुबह 4 बजे तक एक भी ऑर्डर नहीं आता। आज सिर्फ एक ही ऑर्डर मिला, मैं गलती कहाँ कर रही हूँ? पिज्जा बॉक्स में पिज्जा रखते हुए श्रुति कुछ सोचती है। अच्छा, मुझे समझ में आ गया मैं गलती कहाँ कर रही हूँ। अब वो गलती नहीं होगी। मार्केटिंग बहुत जरूरी है। श्रुति पिज्जा फ्रिज में रखकर रसोई साफ करती है और अपने कमरे में चली जाती है और सुबह होने पर रसोई में अपनी जेठानी से कल वाला ही बहाना बना देती है और अपने कमरे में जाकर सो जाती है। फिर शाम होने पर अंजलि अपनी देवरानी श्रुति के साथ हमेशा की तरह सब्जियां खरीदने सब्जी मंडी के लिए निकल जाती है। सब्जी खरीद कर घर लौटते हुए जब दोनों देवरानी जेठानी टी स्टॉल के पास पहुंचती हैं तो श्रुति टी स्टॉल पर बैठे रवि और निखिल को देखती है। जेठानी जी 2 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। श्रुति रवि और निखिल के पास जाकर उनसे कुछ बात करती है और मुस्कुराते हुए वापस अंजलि के पास आ जाती है। देवरानी जी, आपने उनसे क्या कहा? कुछ नहीं, बस मेरे काम की बात थी। मुस्कुराती हुई श्रुति अपनी जेठानी के साथ घर पहुंचती है और फिर रात 12 बजते ही सबके सो जाने के बाद श्रुति अपने कमरे से नए उत्साह के साथ रसोई में जाती है और जल्दी जल्दी लेकिन बिना किसी आवाज के बहुत सारे पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और अलग अलग तरह के फास्ट फूड बनाकर रख लेती है। कुछ ही देर में उसको फोन बजता है। आज रात का मेरा पहला ऑनलाइन ऑर्डर, 2 पिज्जा। वाह, लगता है मेरी ट्रिक काम कर गई। श्रुति फटाफट पिज्जा बॉक्स में पिज्जा पैक करके दबे पांव हॉल से होते हुए घर के बाहर खड़े डिलीवरी बॉय को पार्सल देती ही है कि तभी निखिल और रोहित उसके पास आते हैं। अरे भाभी जी, वो आप ही हो ना जिन्होंने शाम को हमें रसोई में फास्ट फूड सेंटर के बारे में बताया था? हाँ, मैं हूँ। अरे हमें 2 पिज्जा और 2 बर्गर मिल सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, मैं अभी लाती हूँ। श्रुति फटाफट रसोई में जाती है और पिज्जा बर्गर पैक करके लाकर रोहित और निखिल को दे देती है। और कोई आपके पहचान में हो, कोई आपके साथी, आपके फ्रेंड, तो उन्हें भी मेरे रसोई में चलने वाले फास्ट फूड सेंटर के बारे में बताइए। अब निखिल श्रुति को यूपीआई पेमेंट करता है। हाँ, निखिल और रोहित फास्ट फूड लेकर वहां से चले जाते हैं। अब श्रुति के फोन में ऑनलाइन ऑर्डर्स की बौछार सी लग जाती है। श्रुति डिलीवरी बॉय को पार्सल देकर मुड़ती ही है कि तभी रोहित अपने कुछ दोस्तों के साथ वापस आ जाता है। अरे भाभी जी, आपके यहाँ बैठ के खाने की व्यवस्था है क्या? हाँ है ना, लेकिन हाँ ध्यान रखना, शोर मत करना, मेरे ससुराल वालों की नींद डिस्टर्ब हो जाएगी नहीं तो। आप चिंता मत करो, हम शोर नहीं करेंगे। अब श्रुति रोहित और उसके दोस्तों को हॉल में बिठाकर बर्गर के साथ फ्रेंच फ्राइज सर्व करती है। वाह, मेरी ट्रिक तो बिल्कुल काम कर गई। अब मुझे अपना फास्ट फूड फ्रिज में नहीं रखना पड़ेगा। कुछ दिनों में ही श्रुति का रात में ससुराल की रसोई में फास्ट फूड सेंटर चल पड़ता है। श्रुति रोज रात को घर वालों के सो जाने के बाद रसोई में अपना फास्ट फूड सेंटर चलाती और रात भर जागने की वजह से सुबह देर तक सोती और फिर दोपहर में भी किचन में सब्जी कटवाकर या हॉल में झूठे बर्तन रसोई में रखवा कर वापस अपने कमरे में जाकर सो जाती, जिस वजह से श्रुति की जेठानी को घर का काम अकेले ही करना पड़ रहा था। एक दोपहर रसोई में चावल साफ करते हुए अंजलि के सब्र का बांध टूट जाता है। मुझे पहले ही लगा था कि देवरानी जी को थकान हो गई, लेकिन अब मुझे लगने लगा कि देवरानी जी काम से बचने के लिए ऐसा कर रही हैं, क्योंकि अब वो रोज ही पूरा दिन सोती रहती हैं।
अब भुनभुनाते हुए अंजलि सिर्फ चावल और दाल बनाकर हॉल में बैठे अपने सास ससुर को सर्व करती है। बड़ी बहू, आजकल तुम लंच में सिर्फ दाल और चावल ही बनाकर क्यों देती हो? पापा जी, इस घर में आपकी सिर्फ बड़ी बहू ही नहीं, छोटी बहू भी है, उसे भी कभी काम बोला करिए। हाँ बहू, तुम सही कह रही हो। पता नहीं आजकल छोटी बहू को क्या हो गया, वो दिन भर सोती रहती है। सोती नहीं रहती है, बस अपने सारे काम मुझ पर थोप देती हैं। ये उसका बहाना है काम से बचने का। तभी अपनी जेठानी की बातें सुनती हुई श्रुति कमरे से बाहर आती है। जेठानी जी, मेरा काम से बचने का कोई बहाना नहीं है। बस रात में मैं रसोई में फास्ट फूड सेंटर चलाती हूँ, इसीलिए दिन में बहुत नींद आती है। ये बात मैं आपसे बताना तो चाहती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि आपका और घर वालों का रिएक्शन क्या होगा, इसीलिए मैं सबसे छुपकर अपना काम करती हूँ। अब जैसे ही श्रुति अंजलि के बगल में आकर खड़ी होती है तो क्या हुआ देवरानी जी, क्या सोच रही हो? चिंता मत करो, अगर आपको खाना है तो खाना खा लो, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। श्रुति अपनी सास के बगल में बैठकर खाना खाने लगती है। ऐसे कई और दिन बीत जाते हैं और श्रुति के घर के काम न करने की वजह से उसकी जेठानी अंजलि उससे चिढ़ने लगती है। फिर एक दिन शाम को लव घर आता है और हॉल में बैठे दर्शन से अपने घर चलकर खेलने को कहता है। दर्शन, चलो मेरे घर रिमोट कंट्रोल प्लेन से खेलेंगे। नहीं, टॉयज तुम तोड़ते हो और फिर बोल देते हो कि मैंने तोड़ दिए, और फिर मुझे दादी की मार पड़ती है और मम्मा की डांट भी पड़ती है। मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे घर। दर्शन के मना करने पर लव वहां से चला जाता है। तभी उसकी माँ अंजलि छत पर सूख रहे कपड़े उठाकर हॉल में आती है। मम्मा, मुझे भी लव की तरह रिमोट कंट्रोल वाला एरोप्लेन चाहिए। देख बेटा, वो तो बहुत महंगा आता है, मैं खरीद नहीं सकती। मम्मा, आप बहुत गंदी हो, मुझे कुछ नहीं दिलाती। जब भी मैं मांगता हूँ तो कहती हो महंगा है, पैसे नहीं है। मुझे रिमोट कंट्रोल प्लेन चाहिए चाहिए। दर्शन के रोने की आवाज सुनकर अपने कमरे में सो रही श्रुति की नींद खुल जाती है। आंख मलते हुई श्रुति भी हॉल में आ जाती है। क्या हुआ दर्शन बेटा, क्यों रो रहे हो? देखो ना देवरानी जी, ये जिद पर अड़ गया है रिमोट कंट्रोल प्लेन के लिए। अब मैं इसे कैसे समझाऊं? श्रुति दर्शन के आंसू पोंछती है। तभी सही समय पर तुम्हारी नींद खुली है देवरानी जी, राशन लेने बाजार जाना है। जेठानी जी, आप दर्शन के साथ घर में रहो, मैं बाजार जाकर राशन ले आती हूँ। अब श्रुति झोला लेकर अकेली ही बाजार चली जाती है और घर के राशन के साथ अपने फास्ट फूड सेंटर के लिए पूरे महीने के मसाले और हफ्ते भर की सब्जियां खरीद लेती है और वापसी में खिलौने की दुकान से एक रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर भी खरीद लेती है। जब तक श्रुति घर पहुंचती है, उसका पति दक्ष भी ऑफिस से घर लौट आता है और पूरा परिवार हॉल में बैठा टीवी देख रहा होता है। श्रुति हाथ में भरी सब्जियों और मसाले के थैले और रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर लिए हॉल में आती है। जैसे ही दर्शन की नजर हेलीकॉप्टर पर पड़ती है, वो दौड़कर श्रुति के पास जाता है। वाह चाची, रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर। तभी श्रुति दर्शन के हाथ में हेलीकॉप्टर पकड़ाकर, हाँ, मैं तुम्हारे लिए ही लाई हूँ। तुम्हारे पास इसके पैसे कहाँ से आए? बस मैंने कुछ बचत की हुई थी, उन्हीं में से ले आई हेलीकॉप्टर। तभी अंजलि की नजर अपनी देवरानी श्रुति के हाथ के सब्जियों और राशन के भारी थैलों पर पड़ती है। देवरानी जी, इतना सारा राशन और सब्जियां किस लिए? मंडी में सब्जियां सस्ती मिल रही थी और मॉल में सेल लगी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना महीने भर का ही राशन, मसाले और हफ्ते भर की सब्जियां ले ली जाए, बार बार लाने का झंझट खत्म हो जाएगा। अपनी जेठानी की बात का जवाब देते हुए श्रुति रसोई की तरफ बढ़ जाती है। ससुराल की रसोई में रात में श्रुति का फास्ट फूड सेंटर बहुत अच्छा चलने लगता है। रात के 1 बजते ही श्रुति को रसोई में सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। काम के सिलसिले में जाग रही श्रुति के पड़ोसी विजय और जयराम अपने बड़े बंगले की बालकनी से श्रुति के घर के बाहर खड़े डिलीवरी बॉयज और श्रुति के घर के अंदर जाते स्टूडेंट्स को देखते हैं। ये आजकल गायत्री के घर में इतनी भीड़ क्यों लग जाती है? तभी जयराज श्रुति को डिलीवरी बॉय को पार्सल देते हुए देखता है। ये देव की बहू रात में आखिर ऐसा क्या काम करती हैं कि लोगों का आना जाना लगा ही रहता है? श्रुति ने महीने भर के जो मसाले और हफ्ते भर की सब्जियां खरीदी थी, वो फास्ट फूड सेंटर में 2 दिन में ही खत्म हो जाती हैं। फिर अगले दिन सुबह श्रुति की जेठानी अंजलि रसोई में आती है और खाली मसालों के डिब्बे और सब्जियों के बिना फ्रिज देखती है तो उसके मन में एक सवाल आता है। अरे देवरानी जी, तो परसों ही पूरे महीने के मसाले और हफ्ते भर की सब्जियां लाई थी, तो फिर इतनी जल्दी मसाले और सब्जियां खत्म कैसे हो गई? तभी श्रुति उबासी लेते हुए रसोई में आती है। जेठानी जी, सब लोग इतना सारा खाना खाते तो महीने भर के मसाले और हफ्ते भर की सब्जियां जल्दी खत्म हो गई। देवरानी जी, ये क्या बात हुई? इससे पहले भी तो सब लोग सुबह नाश्ता करते थे और फिर लंच और डिनर भी होता था, तब तो इतनी सब्जियां और मसाले इतने नहीं लगते थे। मैं इतना अच्छा फास्ट फूड बनाती हूँ कि ज्यादा सब्जियां लग जाती हैं और मसाले भी ज्यादा लगते हैं। बात बिगड़ने से पहले ही श्रुति बात संभाल लेती है। फिर एक संडे की शाम को पूरा परिवार हॉल में बैठा बोर हो रहा था। श्रुति भी उबासी लेते हुए सबके साथ बैठी हुई थी। तभी चिन्मय बोलता है, पूरा दिन घर में बैठे बैठे बोर हो गया हूँ, चलो मॉल चलते हैं। चिन्मय की बात मानकर पूरा परिवार मॉल पहुंचता है। मॉल की चकाचौंध में श्रुति अपने मिडिल क्लास परिवार की बेबसी साफ साफ देखती है।
श्रुति देखती है कि उसकी जेठानी अंजलि को एक बहुत महंगी साड़ी पसंद आती है, लेकिन काश मैं ये साड़ी ले पाती। फिर श्रुति मैट्रेस देख रहे अपने सास ससुर की बातें सुनती है। मत देखो भाग्यवान, बहुत महंगा है, हम इस मैट्रेस को नहीं खरीद सकते। अपने सास ससुर की ये बातें सुनती हुई श्रुति जूते देख रहे अपने पति दक्ष के पास जाती है। काश मेरी सैलरी इतनी कम ना होती तो ये 20,000 के जूते मेरे पैरों में होते। जूते छोड़कर दक्ष महंगी घड़ी देख रहे अपने भाई चिन्मय के पास जाता है। श्रुति भी दक्ष के पीछे पीछे जाती है और भैया इतनी महंगी घड़ी मत देखो, हम मिडिल क्लास लोगों के लिए महंगी चीजें देखना ही पाप होता है। अंत में पूरा परिवार बिना कुछ खरीदे सिर्फ आइसक्रीम खाते हुए एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली की तरह घर वापस लौटकर हॉल में बैठता है। देवरानी जी, हम मिडिल क्लास भी बहुत दिलचस्प होते हैं ना। कैसे जेठानी जी? हम मॉल में जाते हैं, महंगी महंगी चीजें पसंद करते हैं, फिर उनके प्राइस टैग देखकर अपना मन मार लेते हैं और आइसक्रीम खाते हुए खुश होकर घर वापस आ जाते हैं। जेठानी जी, आपकी देवरानी वैसी नहीं है। वो प्राइस टैग देखकर अपना मन नहीं मारेगी और ना ही आइसक्रीम खाकर अपने दिल को तसल्ली देगी, बल्कि वो इतना काम करेगी कि महंगी प्राइस टैग वाली चीजें भी उसको और आप सबको भी सस्ती लगेंगी। उस दिन के बाद जी जान लगाकर श्रुति रात में अपना फास्ट फूड सेंटर संभालने लगती है। श्रुति का फास्ट फूड सेंटर पहले से भी अच्छा चलने लगता है। श्रुति महीने भर के मसाले और हफ्ते भर की सब्जियां लाती जो कि 2 दिन में ही खत्म हो जाती और अपनी जेठानी अंजलि के पूछने पर यही कहती कि घर वाले ज्यादा खा रहे हैं। एक दिन श्रुति फास्ट फूड के मसाले और सब्जियां लेने बाजार जाती है और मॉल से परिवार के हर सदस्य की पसंद की वही महंगी चीजें खरीद लाती है जो उन्होंने उस दिन देखी थी और घर आकर हॉल में बैठे सब लोगों को उनकी पसंद का सामान देती है। आज ही मैं महीने भर के राशन के अलावा और भी चीजें लाई हूँ। क्या क्या लाई हो देवरानी जी? मैं आपके लिए वो महंगी साड़ी लाई हूँ जो आपने मॉल में पसंद की थी। श्रुति अपनी जेठानी को साड़ी देती है, फिर अपने जेठ को घड़ी देती है और जेठ जी के लिए घड़ी लाई हूँ। फिर अपने पति दक्ष को जूते देती है। तुम्हारे लिए वो 20,000 वाले जूते। फिर अपने सास ससुर की तरफ मुड़ती है। और मम्मी जी पापा जी के लिए गद्दे हैं जो कि थोड़ी देर में आते ही होंगे। अरे देवरानी जी, तुम्हारे पास इतनी महंगी चीजें खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? मेरे मम्मी पापा भूल गए थे कि उन्होंने मेरी शादी के लिए मेरे बचपन में एक अकाउंट खुलवाया था जिसमें कुछ पैसे भी सेव किए थे। कल ही उन्हें उस अकाउंट के बारे में पता चला तो उन्होंने सारे पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। तो मैंने सोचा कि मेरी शादी तो हो गई है तो उन पैसों से क्यों ना मैं आप लोगों के सपने पूरे करूं। अरे वाह बहू, तूने तो कमाल कर दिया। अब हमारी पीठ में दर्द नहीं होगा नई गद्दों पर सोकर। तभी दर्शन श्रुति के सामने आता है और दोनों हाथ अपने कमर पर रखकर खड़ा हो जाता है। चाची आप मेरे लिए कुछ नहीं लाई? अरे बच्चा, मैंने तुम्हें तो सबसे पहले रिमोट कंट्रोल वाला हेलीकॉप्टर दिलाया है ना, जाओ उसके साथ खेलो बाहर। श्रुति की बात सुनकर टीवी कैबिनेट में रखा हेलीकॉप्टर लेकर दर्शन घर से बाहर चला जाता है। श्रुति के जेठ जेठानी भी अपने कमरे में चले जाते हैं। अंजलि आईने के सामने खड़ी होकर साड़ी अपने कंधे में लगाती है और देवरानी जी को भले ही मैं कुछ भी कहूँ, भले ही वो काम से बचने के बहाने करती हैं, लेकिन हैं दिल की बहुत अच्छी। अब चिन्मय भी नई घड़ी पहनकर उसे देखता है। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो, मैंने तो उम्मीद ही नहीं की थी कि इतनी महंगी घड़ी कभी पहनूंगा भी। तभी चिन्मय और अंजलि को बाहर से आ रही लव और दर्शन की आवाज सुनाई देती है। ये मेरा हेलीकॉप्टर है। नहीं, मेरा हेलीकॉप्टर है। अंजलि और चिन्मय कमरे से भागकर बाहर आते हैं। उनके वहां पहुंचने से पहले ही अंजलि की देवरानी श्रुति और बाकी परिवार वहां पहुंच चुका था। पड़ोसी जयराम और विजय भी वहां पर थे। क्या हुआ, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? देखो ना चाची, लव मेरे हेलीकॉप्टर को अब ना बोल रहा है। ये मेरा हेलीकॉप्टर है, दर्शन ने चुराया मेरे पास से। ये मेरी देवरानी ने मेरे बेटे को ला कर दिया है, समझे? अच्छा, तुम गरीबों के पास इतने पैसे कहाँ से आए कि हजारों का रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर खरीद सको? अरे जयराम, ये हेलीकॉप्टर दर्शन का ही है। दर्शन की चाची ने पैसे कमाए हैं, तुम्हें पता नहीं है क्या? बेचारी को रात रात भर जागना पड़ा है। ये तुम क्या बोल रहे हो? अरे अपनी बहू से पूछो कि जवान लड़के क्या करने आते थे रात के अंधेरे में। अरे कुछ तो करते होंगे, तभी तो इसके पास इतने पैसे हैं। मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाने से पहले ये जान लो कि मैं करती क्या हूँ। मैं रात में 12 बजे अपने ससुराल की रसोई में फास्ट फूड सेंटर चलाती हूँ। क्या देवरानी जी, फास्ट फूड सेंटर? हाँ जेठानी जी, फास्ट फूड सेंटर। अरे झूठ मत बोलो, अपने काले काम छुपाने के लिए झूठी कहानी मत गढ़ो। श्रुति अपना फोन निकालती है और एक एक करके अपना फूड लाइसेंस और ऑनलाइन पेमेंट्स के रिकॉर्ड्स और जो भी उसने फास्ट फूड सेंटर के लिए सामान खरीदा था सबके बिल्स दिखाती है। ये देखो मेरा फूड लाइसेंस और वो सारे बिल्स जितने की मैं सब्जियां और मसाले लाई हूँ।
श्रुति के सबूतों के आगे विजय और जयराम की बोलती बंद हो जाती है। वो दोनों चुपचाप वहां से खिसक लेते हैं। श्रुति, उसकी जेठानी और बाकी परिवार भी घर के अंदर आ जाता है। हॉल में आते ही श्रुति के सास ससुर को अपनी इज्जत का ख्याल आता है। छोटी बहू, मैं जिस काम के लिए तुम्हें मना कर रही थी, आखिर तुमने चुप कर वही काम शुरू कर दिया। लोगों के जूठे बर्तन धोकर हमारी नाक कटवा दी तुमने। देखिए मम्मी जी, कोई भी बड़ा काम करने से पहले ना छोटे काम से ही शुरुआत करनी पड़ती है, और ये बात मैं आपको कितनी बार समझाऊं। अगर आज मैं कप प्लेट धोऊंगी, छोटा काम करूंगी, तो कल जाकर ही बड़ा रेस्टोरेंट खोल पाऊंगी। बहू, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने अपने ससुराल वालों से छुपा कर रात में रसोई में फास्ट फूड सेंटर क्यों खोला? मैं सारी बातें समझ गई पापा जी। मेरी देवरानी ने ससुराल वालों से छुपाकर रात में रसोई में फास्ट फूड सेंटर इसलिए खोला क्योंकि जब उसने आप सबसे फास्ट फूड स्टॉल खोलने की इजाजत मांगी थी तो आप लोगों ने उसके काम को छोटा बताकर उसे इजाजत नहीं दी थी, इसीलिए उसने छुपकर ऐसा किया। हाँ, मैंने अगर रात में ससुराल की रसोई में फास्ट फूड सेंटर खोला है तो वो सब आपकी वजह से ही। अगर आप सब मेरा साथ देते तो मुझे चोरी चोरी ये नहीं करना पड़ता। लेकिन तुम्हें ऐसा करने की जरूरत ही क्या आन पड़ी थी? क्या कमी थी तुम्हें इस घर में? कमी? मैंने देखा है मॉल में आप लोगों को अपनी पसंद की चीजों को ना खरीद पाने के लिए बेबस होते हुए। मैंने देखा है दर्शन पर चोरी का इल्जाम लगते हुए, बेवजह उसे थप्पड़ खाते हुए, सिर्फ हमारे मिडिल क्लास होने की वजह से। मैं इस बेबसी को खत्म करना चाहती हूँ, इसीलिए ऐसा किया मैंने। देवरानी जी, अगर तुम मुझे पहले ये बता देती तो मैं कब का तुम्हारा साथ देती, लेकिन अब मुझे पता चल गया है तो अब मैं तुम्हारा साथ दूंगी, और मुझे उम्मीद है कि पूरा ससुराल भी तुम्हारा साथ देगा। अंजलि की बातों के बाद सब अवाक रह जाते हैं। कोई कुछ नहीं बोलता और सब चुपचाप अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। कुछ देर बाद मॉल वाले गद्दा पहुंचा देते हैं और चिन्मय और दक्ष गायत्री और देव के बेड पर इंस्टॉल भी कर देते हैं। उसी दिन रात में जब गायत्री और देव खाना खाकर अपने कमरे में जाकर नए गद्दे पर लेटते हैं तो नया गद्दा तो सचमुच बहुत आरामदायक है। गद्दा आरामदायक होने के बाद भी उनकी आंखों में नींद नहीं है। देव और दक्ष भी अपने अपने कमरे में लेटे हुए रात भर श्रुति की बातों के बारे में सोचते रहते हैं। और श्रुति आज अपनी फास्ट फूड रसोई बंद रखती है। ग्राहक आते हैं और निराश होकर चले जाते हैं। श्रुति ने अपना फोन भी स्विच ऑफ कर लिया है। फिर अगली सुबह श्रुति उठती है और अपनी जेठानी के साथ रसोई से मोमोज बनाकर डाइनिंग हॉल में पूरे परिवार को सर्व करती है। लेकिन मोमोज खाने के बजाय दोनों देवरानी जेठानी कुछ ऐसा कहती हैं जिससे सबके चेहरे खिल उठते हैं। छोटी बहू, हमें तुम्हारी रसोई भले ही गलत लगी थी, लेकिन कल रात भर सोचने के बाद हम तुम्हारी बातों को समझ गए हैं। हाँ छोटी बहू, अब हम तुम्हारा साथ देंगे तुम्हारी रात वाली रसोई में फास्ट फूड सेंटर चलाने में। अपने सास ससुर की ये बातें सुनकर दोनों देवरानी जेठानी की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। अपने पूरे परिवार का पूरा साथ मिलते ही श्रुति अपनी जेठानी के साथ दिन में भी रसोई में फास्ट फूड सेंटर चलाने लगती है। अगले 6 महीने में दोनों देवरानी जेठानी ससुराल की रसोई में फास्ट फूड सेंटर चलाकर परिवार की आर्थिक स्थिति पूरी तरह बदल देती हैं। फिर आखिरकार श्रुति अपनी जेठानी के साथ मिलकर मोहल्ले में ही एक प्लॉट खरीदती हैं और उस पर पूरे परिवार के साथ रेस्टोरेंट की नींव डालती हैं। अब मुझे अपने ससुराल की रसोई में फास्ट फूड सेंटर नहीं चलाना पड़ेगा, क्योंकि अब पूरे परिवार के साथ मैं इसी कॉलोनी में अपना एक बड़ा रेस्टोरेंट खोलूंगी। हाँ देवरानी जी, और ये हमारी सफलता की दूसरी सीढ़ी है। अभी हमें इससे और भी आगे जाना है। अब रात होते ही ससुराल की रसोई की फास्ट फूड सेंटर बनाने वाली अंजलि की देवरानी ने अपनी तरक्की में अपने पूरे परिवार को भी शामिल कर लिया था।